नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों शिक्षक भर्ती के चैनल पे, यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों बात करेंगे आपके बाल विकास शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की, आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर, जो आपके लिए सिलेक्शन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा जगत के चैनलों को एक बार दिल से लाइक कीजिएगा और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो शिक्षा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न पहला दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। अगर आपकी नियुक्त प्राथमिक स्तर पर की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अध्यापक पद की, अध्यापिका पद की तैयारी कर रहे हैं, हर एक भाई बहन, हर एक गृहिणी जिसका सपना है शिक्षक बनना, अगर आप प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में या आप लोगों शिक्षकों में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। धैर्य और दृढ़ता का, शिक्षण पद्धतियों और विषयों को ज्ञान में दक्षता का, अतिमानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता का, या पढ़ाने की उत्सुकता का। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी चाहिए, वह होता है धैर्य की, दृढ़ता का। ठीक है, अगर आप प्राथमिक स्तर के शिक्षक हैं तो आपकी जो महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि धैर्य में क्या है, दृढ़ता होनी चाहिए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगी, क्योंकि अति पढ़ाने की उत्सुकता तो होगी, अतिमानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों को ज्ञान में दक्षता, ये भी है, लेकिन अगर धैर्य और दृढ़ता है तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता और इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा। आप लोग देखते होंगे, ये नॉर्मल सी बात है, हर एक विद्यालय, हर एक कक्षा में ऐसा होता होगा कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं बैठने के लिए अनुमति दे देते हैं कि आप लोग कहीं भी बैठ सकते हैं, जो ठीक है, जैसे आप चाहते होंगे कि जैसे आप क्लास ले रहे हैं और बच्चे आते हैं कि आप जो इच्छा हो अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी बैठ सकते हैं। तो कुछ क्या होते हैं, शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं, ठीक है, दोस्त यार होते हैं, समूह में बैठते हैं और चर्चा करते हैं, सामूहिक पठन करते हैं एक साथ मिलकर। और कुछ विद्यार्थी होते हैं जो चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, आप लोग देखते होंगे होते हैं ऐसा। और एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आया तो शिक्षक होने के नाते इस स्थिति से निपटने में कौन सा तरीका सबसे बेहतर आप लोग अपनाएंगे, या कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। तरीका आपके सामने है। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। तो देखो, बच्चे से अगर अभिभावक कोई भी बच्चा विद्यालय से निकाल लेता है या नेगेटिव वर्ड होता है, नेगेटिव ऑप्शन हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। आपका राइट ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। और पेडागॉजी यही कहती, जो बेस्ट ऑप्शन हो वही आपका एक नंबर लाता है, वही आपका सही आंसर होता है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, वह कौन सी अवस्था होती है। ऐसी अवस्था जब कोई बालक या बालिका बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, क्या वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, या आपकी संवेदी प्रेरक अवस्था है। तो मेरे प्यारे मित्रों, पहली अवस्था जो होती 0 से 2 वर्ष आपकी संवेदी प्रेरक अवस्था, फिर 2 से लेकर 7 वर्ष होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है, और 11 वर्ष के बाद आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो तार्किक रूप से बच्चा जो वस्तुओं की घटनाओं के विषय में प्रारंभ करता है वह हो जाएगा क्या, तार्किक रूप से क्या कहलाता है, चौथी अवस्था में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगा या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा। ठीक है, तो बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, यानी 7 से 11 वर्ष की आयु पर हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, हर एक भाई बहन शिक्षा को सपोर्ट करें, क्योंकि पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है, हर एक प्रश्न आपके सिलेबस के आधार पर है, संभावित प्रश्न दोस्तों। और अगला प्रश्न है,
मन का मानचित्रण संबंधित है। जो मन का मानचित्रण होता है वह किससे संबंधित है? साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से संबंधित है, मन का चित्र बनाने से संबंधित है, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है, या बोध समझ बढ़ाने के तकनीक से संबंधित है। तो मन का जो मानचित्रण होता है दोस्तों, वह आपके मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित होगा। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे मित्र, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का दोस्तों वेलकम है, जय हिंद है। एक बार दिल से वीडियो को लाइक कीजिए, के बाद शिक्षा को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि शिक्षा हमें ज्ञान देती है, प्रकाश देती है और हमें सक्सेस के उस रास्ते पर ले जाती है जहां हमारा सपना होता है, हमारा टारगेट होता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं। विशेष रूप से प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? तो विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, हम प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं। तो विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? पहला, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। दूसरा है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। तीसरा ऑप्शन है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। और चौथा ऑप्शन है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो जाएगा? तो आपके लिए जो होगा दोस्तों, होगा क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। राइट ऑप्शन आप जाएगा डी ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? दोस्तों हम बात कर रहे हैं सृजनात्मकता के पोषण की बात कर रहे हैं। कोई भी ऐसा शिक्षार्थी जो सृजनात्मकता का पोषण करे, क्या वह प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने का अवसर उपलब्ध कराना होगा, या विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्ध के लक्ष्यों पर बल देना होगा, या परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना होगा? यह आपका डी ऑप्शन होगा, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण हो जाएगा। तो कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण हो सकता है दोस्तों? तो राइट ऑप्शन जाएगा आपका एक के साथ, कि जो प्रत्येक विद्यार्थी होते हैं उनकी अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने का अवसर उपलब्ध कराना। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, और आपको पता है जीन पियाजे से संबंधित एक दो प्रश्न आता ही आता है, क्योंकि मनोविज्ञान के महारत हासिल करने वाले आपके जीन पियाजे जी हैं। और प्रश्न है दोस्तों, यह जीन पियाजे जी के अनुसार बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी अवस्था है जो बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? तो मैंने आपको बताया दोस्तों, पहली अवस्था जो होती है संवेदी प्रेरक अवस्था होती है, जन्म से 2 वर्ष तक होती है, ठीक है। दूसरी अवस्था आपकी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक होती है। तीसरी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष होती है। और चौथी होती है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष के ऊपर वाले आयु के होते हैं। तो यह प्रश्न पूछा गया जीन पियाजे जी के अनुसार ऐसी अवस्था जो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो राइट ऑप्शन जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पर जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, क्या दिया गया है? बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, आइए देख लेते हैं। सिलेक्शन वाला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक हर एक प्रश्न को अटेंड कीजिएगा, वीडियो इन तक देखिए। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। सीखना समृद्ध हो सकता है दोस्तों, बच्चों में जो होता है सीखना समृद्ध कैसे हो सकता है? यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, यदि शिक्षक जो है विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, या कक्षा में जो है आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, या वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से क्या है अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस पर प्रतिक्रिया को सुगम बनाए। तो सीखना समृद्ध हो सकता है, कैसे हो सकता है? जब वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी दोस्तों का वेलकम, अभिनंदन है आपके शिक्षक भर्ती के चैनल पे, जयसवाल कोचिंग सेंटर पे। सभी मित्रों को जय हिंद है, वंदे मातरम है। अगला प्रश्न आ चुका है, इस प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कथन है जो सीखने की प्रक्रिया विशेषता नहीं मानता है? ऐसा कथन दोस्तों कि सीखने की प्रक्रिया क्या कह रहा है? सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना एक लक्ष्योन्मुखी होता है, अनधिगमक जो होता है भी सीखने की प्रक्रिया होती है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो ऐसा कथन जो सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए, तो आप लोग जानते हैं दोस्तों सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, यह तो मानना चाहिए। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, ये भी मानना चाहिए। अनधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, तो एकमात्र जहां,
ठीक है, अपने आप में बोले कि नहीं केवल मैं ही मैं, तो आपका पेडागोजी का निगेटिव ऑप्शन होता है। तो शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। यह आप कहते होगे सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानेंगे इसको, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के बारे में आपको बताना है। 5वीं कक्षा के एक विद्यार्थी है, जो विद्यार्थी दृष्टिबाधित है। कैसा विद्यार्थी है? दृष्टिबाधित है, जिसको दिखाई नहीं देता है। तो उसके माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। उसके साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और शब्द सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। या उसके साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, या उसको निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो 5वीं कक्षा का छात्र है जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, तो उसके साथ जो है कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और शब्द सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर क्या दिया गया है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जो है बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? लाजवाब प्रश्न है, देखिएगा नेगेटिव प्रश्न है, और नेगेटिव प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 10 से लेके 15% तक आपके क्या नेगेटिव प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल है, तो ध्यानपूर्वक प्रश्नों को देखिए। कौन सा जो है बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। दूसरा है शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। तीसरा है सान्निध्य यानी संगत की आवश्यकता। चौथा है सामाजिक अनुमोदन अथवा आपकी सराहना की आवश्यकता। तो दोस्तों इसमें जो बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, सभी लोग जानते हैं शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से निकलना, यह दोस्तों मनोवैज्ञानिक नहीं होगा। सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं होगा। देखिए सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के जो साथ संबंध है ऑप्शन है वह है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, संगत की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की अवस्था। रिगार्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। सभी मेरे प्यारे मित्र एक बार दिल से लाइक कीजिएगा और छोटा सा प्यारा से कमेंट फीडबैक हर एक क्वेश्चन पर दीजिएगा। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? दोस्तों लाजवाब प्रश्न है। अगर आप अध्यापक अध्यापिका बनना जा रहे हैं और बनना चाहते हैं, दिल से ये आपके निकल रहा है नहीं भैया इस बार सिलेक्शन पाना है, तो ये इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिएगा कि ऐसा स्थान जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, वह कौन सा स्थान होगा? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण होगा, सभागार होगा, या घर होगा, या खेल का मैदान होगा? तो ऐसा स्थान जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, वह आपका स्थान विद्यालय और कक्षा पर्यावरण हो सकता है। राइट ऑप्शन ए के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों क्या दिया गया है। को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? किसको माना जाएगा? किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या कक्षा में एकदम खामोशी, या कक्षा में अधिकतम उपस्थिति होगा? तो एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाएगा। किसको माना जाएगा? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ठीक है, यह एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। राइट ऑप्शन आपका बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, बेहतरीन प्रश्न है, आइए देख लेते हैं स्क्रीन पर। प्रश्न क्या दिया गया है। कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं? देखिए बुद्धिमान बच्चे का लक्षण, पहले बात तो ये पूछा जाता था पहले प्रश्न की बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है, लेकिन इसमें क्या बहुत ही सरल हो गया है। अब पूछा जाता है निगेटिव प्रश्न, यानी कि बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। जहां पर नहीं शब्द आए वो आपका निगेटिव ऑप्शन निगेटिव प्रश्न होता है। तो निगेटिव प्रश्न के लिए निगेटिव ऑप्शन चूज करना होता है। तो कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं होगा? वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी क्या है रटने की क्षमता रखता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, राइट ऑप्शन जाएगा डी के साथ। जब भी रटना क्या है? एक निगेटिव वर्ड है, निगेटिव शब्द है आपका। रटना अगर आ जाए तो समझ लीजिए निगेटिव है, और निगेटिव प्रश्न के लिए निगेटिव ऑप्शन चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखना, ये जो है बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं होगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाएगा? बच्चे जो होते हैं दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाएगा? पावलोव को जाएगा, कोहलबर को जाएगा, स्किनर को जाएगा, किसको जाएगा? तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय आपको जाएगा, किसके साथ जाएगा? राइट ऑप्शन क्या होगा? सभी लोग कमेंट करें।
राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर डी नहीं दिया हुआ है। डी आपका क्या हो जाएगा? आपका जीन पियाजे जी हो जाएगा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? आपके जीन पियाजे जी को जाता है। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जीन पियाजे जी। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है जब विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो एक बालिका कृतिका है जो अक्सर घर में नहीं बात करती, लेकिन जब वह विद्यालय जाती है तो काफ़ी बात करती है। तो यह क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिल रही, इसलिए वह विद्यालय में बात करती है। तो राइट ऑप्शन सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, क्या दिया गया है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, तो आपको अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षा समाजशास्त्र। तो विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना शिक्षक के लिए क्या हो जाएगा? यह ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र माना जाएगा, और यह शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के उद्देश्य से संबंधित आपका हो जाएगा। राइट ऑप्शन शिक्षा मनोविज्ञान सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया में पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को क्या है, क्या करती है? पैदा, ठीक है, या पैना बनाती है। तो सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा होता है वह शिक्षार्थियों के सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। राइट ऑप्शन सी जाएगा, सी के साथ। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। जो शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या होता है, करिकुलम होता है, वह शब्दावली किस ओर संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया की ओर संकेत करती है, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ सामग्री की ओर संकेत करती है, या जीन पियाजे जी की ओर संकेत करती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठचर्या है, करिकुलम है, शब्दावली है, किस ओर संकेत करती है? तो यह विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, इस ओर संकेत करती है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, क्या दिया गया है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होनी चाहिए। जो निचली कक्षाएं होती हैं उन कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल पद्धति होती है, तो खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित होनी चाहिए? शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति का मूल रूप किस पर आधारित होना चाहिए? तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति की गई है। एक बच्चे में जो है अतीत की क्या है? समान परिस्थिति में की गई है, अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित होगा? कोई भी बच्चा है दोस्तों, अतीत की जो है सामना परिस्थिति में की गई है और उनके अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, तो वह किससे संबंधित होगा? सीखने के प्रभाव नियम से, सीखने की प्रक्रिया या आपके अभिवृत्ति नियम, सीखने की तत्परता का नियम, या सीखने की सदस्यता का नियम। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका जाएगा सीखने की सादृश्यता का नियम। ठीक है, क्योंकि एक बच्चा समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, तो स्थिति के प्रति करता है, तो सीखने का क्या हो जाएगा? सादृश्यता नियम हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। निगेटिव प्रश्न है। जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं उनका संकेत क्या नहीं हो सकता है? दूसरे के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मकता। तो झगड़ना क्या है? यह आपका निगेटिव ऑप्शन है, तो निगेटिव शब्द है, तो झगड़ना क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं होगा। और प्रतिभाशाली होने का संकेत है उस बालक बालिका के सृजनात्मक विचार होने चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, अभिव्यक्ति में नवीनता होनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरे सभी प्यारे मित्र हैं, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, हर एक शिक्षक को नमन है, जय हिंद है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न।
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले होते हैं उन बच्चों को शिक्षा कैसे उपलब्ध कराई जानी चाहिए? विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा या अन्य समान बच्चों के साथ। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। किस प्रकार कराई जानी चाहिए? तो अन्य समान बच्चों के साथ कराई जानी चाहिए। ठीक है, ताकि वो अपने आप को ये न समझे कि हमें अलग किया जा रहा है, क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले वही बच्चे हो सकते हैं, विकलांग होंगे, किसी न किसी कमी होगी। ठीक है, तो उनको जो समान बच्चे होते हैं उनके साथ क्या है? शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? आप लोग शिक्षक शिक्षिका बनने जा रहे हैं, अध्यापक अध्यापिका हैं, और आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाना हो तो उसके लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपलब्धि देने पर सचेत होना चाहिए। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों के प्रयोग करने के प्रति सचेत होना चाहिए। या प्रतिपुष्ट यानी कि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना या अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। तो राइट ऑप्शन जाएगा दोस्तों, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? तो शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करने का प्रति सचेत होना चाहिए। राइट ऑप्शन जाएगा, बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? गणितीय विकार से संबंधित है, पठन विकार से, व्यवहारिक संबंधी विकार से, या मानसिक विकार से संबंधित है? यहाँ पे ठीक है, सा की जगह रहा है, मिसप्रिंट हुआ है। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है दोस्तों? सभी लोग जानते हैं, बार बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो डिसलेक्सिया आपका एक पठन विकार से संबंधित है और डिसकैलकुलिया गणितीय आपके विकार से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। अगर बच्चों में सीखने की प्रति बच्चों में या बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए? अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ या नकारात्मक? तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को जो भूमिका निभानी चाहिए वह एक अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। क्या है? अग्रोन्मुखी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से, अंतःक्रिया के सिद्धांत से, या अंतः संबंध के सिद्धांत से? तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार जो है किससे संबंधित होगा? तो यह निरंतरता का सिद्धांत, क्योंकि कभी न समाप्त होना यानी कि निरंतर चलते रहना। तो क्या हो जाएगा? निरंतरता के सिद्धांत से यह विचार संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? तो जो आपके सीखने का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है उसको बढ़ावा देने वाले आपके पावलोव हैं, ईपी पावलोव हैं, जीन पियाजे जी हैं, लेव वाइगोस्की हैं, या गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी हैं? तो सीखने के अंतर्दृष्टि जो सिद्धांत है उसको बढ़ावा देने वाले आपके गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी हैं, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक हैं। जब भी आपके सीखने के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को बढ़ावा देने में पूछा जाए तो आपको गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी करना है। राइट ऑप्शन डी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो सभी लोग जानते होंगे किशोरावस्था में बच्चे जो होते हैं अपने समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। इस प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर का अंतिम प्रश्न आपको पता है, बाल विकास सीडीपी के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और 30 में 30 लाना है। तो प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक वीडियो, प्रत्येक क्लास इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। तो अभी भी आपने शिक्षा के चैनल को, शिक्षा के जगत को और शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि शिक्षा को सपोर्ट करना बहुत ही एक गर्व की बात होती है। और आप सभी लोग अध्यापक अध्यापिका बनने जा रहे हैं, मेरे इससे बड़ी गर्व की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों का सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। तो दोस्तों प्रश्न अंतिम यह है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, जीन पियाजे जी द्वारा, या कोहल वर्ग द्वारा? तो सभी लोग जानते हैं कि बच्चों की जो बौद्धिक विकास उनकी 4 विशिष्ट अवस्थाएं किसने दी है? तो आपके जीन पियाजे जी ने दी है। पहली अवस्था 0 से 2 है, संवेदी गामक अवस्था। दूसरी अवस्था 2 से 7 सभी लोग जानते हैं। कौन सी अवस्था हो जाती है भैया? सभी लोग बताइए कौन सी अवस्था होगी? 2 से 7। और 7 से 11 मूर्त क्रियात्मक अवस्था
और आपकी 11 से लेके आगे वाली क्या होती है, अमूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो सभी लोग बताइए 2 से 7 वर्ष किस अवस्था, कौन सी अवस्था होगी, सभी लोग नीचे कमेंट करेंगे। 2 से 7 वर्ष की आयु में बच्चों में कौन सी अवस्था होगी, जीन पियाजे जी ने कौन सी अवस्था बताई है, नीचे कमेंट करेंगे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और ये वीडियो, ये क्लास, ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा हो तो एक बार दिल से लाइक कीजिएगा। और हमें सपोर्ट करने के लिए, शिक्षक को सपोर्ट करने के लिए, जायसवाल सर को सपोर्ट करने के लिए और शिक्षक के परिवार को सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद सभी का दोस्तों। हमेशा खुश रहें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और तैयारी रखें, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। जय हिंद दोस्तों।